तमाम साथियों को, पार्टी के तंजीमी अरकान को और डस्का के पिसे हुए शिकंजे में जकड़े हुए अवाम को, जिन्होंने मनशियात फरोशी, गुंडागर्दी, कब्जा माफिया और हर तरह के जवारियों हवारियों का मुकाबला करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 से 37% जो वोट हैं वो जायद डलवाए और डाले, और वज़ीर आज़म इमरान खान की जो सोच, नजरिया और अवाम दोस्त पॉलिसीज हैं उनको आगे बढ़ाने में मुआवनत फराहम की। मैं यहाँ अली असद मल्ली और उनके साथियों को भी खसूसी तौर पे खराज तहसीन पेश करूंगी कि जहाँ एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में अपनी जंग लड़ रहे थे, वहाँ मीडिया की स्क्रीन में भी बयानिया पीटीआई के खिलाफ चल रहा था और आजादाना तज्जियाकार और मुबस्सिरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बार बार ये कह रहे थे कि 30,000 का जो डेंट है वो पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने डाला। मैं यहाँ आरओ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। उनकी अनथक मेहनत, जद्दोजहद और जो उनका जज्बा था कि हर हाल में नून लीग को कामयाब करार देना है और उसको इलेक्शन जितवाना है, और बड़ी मेहनत करनी पड़ी उन्हें, काफी तगदो करनी पड़ी और काफी जो है वो हाथ पांव मारने के बाद आखिर वो पीटीआई की जो जीती हुई सीट थी उसे शिकस्त में बदलने में कामयाब हुए और कोरोना के शदीद तरीन इन्फेक्शन स्प्रेड रेशो वाले डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कमीशन एसओपीज की धड़ाधड़ खिलाफ वर्जियां होता देखने के बावजूद वहां इलेक्शन करवाने पे बजीद रहा और अल्टीमेटली टर्न आउट जो सारा दिन आपने 17 से 18% मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, रिजल्ट आए, नताइज आए तो 43.3% उस टर्न आउट में एसओपीज के हवाले से तरजीहात और जो हमारी हुकूमती ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी उसके हवाले से भी उस टर्न आउट ने बहुत सारे सवालिया निशानात उठाए हैं। मैं यहाँ खास तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि डस्के के अंदर जो 40 साल से नशे की पुड़ियाँ पिला पिला के जिनको गहरी नींद सुलाया गया, उनको उठाने के लिए हमें कुछ और मेहनत दरकार है, क्योंकि नौजवान नस्ल को नशे के तोहफे देने वाले उनसे 12 करोड़ रुपया, मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ, मैं इंशाल्लाह इसके सबूत भी लेके आऊंगी और अपने प्यारे इलेक्शन कमीशन के सामने रखूंगी कि अगर उनकी तबीयत पे नागवारी ना हो तो वो उनका जायजा भी ले कि वो 12 करोड़ रुपया जो इस इलेक्शन में तकसीम किया गया नून लीग की क़यादत के जरिए और जिस तरह से जहां जहां पीटीआई के जीते हुए पोलिंग स्टेशन थे वहां पे खरीदो फरोख्त की गई और मशहूर जमाना ब्रीफ केस वाली सरकार के जो नवासे हैं वो मसलसल डस्का में नोटों की बोरियों के साथ खरीदो फरोख्त की मंडियां लगा के हर वार्ड की सतह पे देहात
ब्लाक की सतह पे, शहर की सतह पे घूमते फिरते मीडिया की स्क्रीनों की जीनत बने रहे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि पीटीआई हारी है, पीटीआई नहीं हारी है। पीटीआई का जो वोट बैंक था, जो तमाम तर बाबेला प्रोपोगंडा फायरिंग के साथ जोड़ के आरओस को, इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा जैसे इल्जाम और हर तरह की हुकूमत पंजाब की बैशिंग के बाद 92,000 वोट उस वक्त भी अली असद मल्ली के थे और आज भी हमने वो वोट बढ़ाए हैं, हमारे कम नहीं हुए। 19 फरवरी वाले इलेक्शन में हमने ज्यादा वोट लिए हैं। जो सारा दिन चिड़िया नहीं हिलने देनी, चिड़िया पर नहीं मार सकती, रेंजर्स है, फौज है, पुलिस है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी 19 फरवरी को भी किसी जगह भी नून लीग के वोटर को वोट डालने से नहीं रोका गया। वो महज प्रोपेगेंडा और वावेला था। और हमारा जो अहम तरीन फैक्टर, वो चौधरी साहब उस हवाले से मजीद रोशनी डालेंगे कि 19 फरवरी में 28,000 वोट लेने वाली पीएलपी जो है उसने इस इलेक्शन में 8,000 वोट लिए हैं। तो ये करप्ट इत्तेहाद जो था डस्का में, वो करप्ट इत्तेहाद लीग जो थी, अल्टीमेटली एक तनहा अली असद मल्ली और पीटीआई के का चुनाव, जिस तरह उनकी हट दर्मी नाजायज जराए और वसाइल का अपने नजरिए की ताकत से मुकाबला कर रहे थे, मैं उनकी इस जज्बे को, इस मेहनत को और इस स्पोर्ट को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन से सिर्फ जान की अमान पा के, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर होती है और हमें नोटिस जो है वो सियालकोट का आरओ इशू करता है, और जो दिन दिहाड़े मैंने कल जो मीडिया वहां गया था उसके साथ भी वो तस्वीर शेयर की है, मैंने ट्वीट किया तो उसमें भी वो तस्वीर शेयर की है कि वो नून लीग एमपीए एमएलए जो हर पोलिंग स्टेशन पे विराजमान होकर वोट डलवाते रहे। आज इस वक्त तक आरओ साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने किसी को नोटिस इशू नहीं किया। नोटिस इशू करने का मशगला और पसंदीदा ख्वाहिश उनकी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के साथ जुड़ी हुई है, हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। हम उस इदारे का एहतराम करते हैं, हम जितनी दफा बुलाएंगे हम जाएंगे, लेकिन हमें ये भी हक है पूछने का कि जो कानून और कायदो ज़वाबित हुकूमत और पीटीआई पे लागू होते हैं, क्या उसकी रत्ती बराबर झलक कहीं बाकी किसी जमात या उसकी शख्सियत पे भी कोई लागू होती तो हमजा शहबाज शरीफ उसी डस्के में दंदनाता हुआ गया। उसके तमाम उस डिस्ट्रिक्ट के एमपी एमएलए यूसी वाइज बैठ के सरेआम पोलिंग कैंप्स में कैंपेन करते रहे। तो क्या ये दो नहीं एक पाकिस्तान का जो इमरान खान साहब का नारा है, हमने उसकी तो पासदारी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी उसी पाकिस्तान के इदारे का हिस्सा है। हम ये चाहेंगे कि वो भी अपनी सफों के अंदर उस नारे की अमली तबदील दे। आखिर में क्योंकि वजीर आजम का ये अज़म था, वजीर आला उस्मान बुज़दार की ये हदायत थी कि हारना और जीतना हमारे लिए मैटर नहीं करता। वो कौमें जो अखलाकी मैदान में खड़ी रहती हैं और अपने बयानिए से पीछे नहीं हटती, वो हार के भी जीत जाती हैं। और वो जमातें जो अपनी एक सीट की जीत के लिए पीडीएम जैसी जमातों में
एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होने के बावजूद डस्का के इलेक्शन में इकट्ठी हो जाती हैं। इमरान खान का बुग़्ज़, अनाद और हसद जो है उन्हें इकट्ठा रखता है, जोड़े रखता है। हम हार के भी जीत गए और ये अखलाकी मैदान में जीत के भी हार गए, क्योंकि हुकूमत वक्त होते हुए जो ट्रेंड हमने सेट किए हैं कि हमने इंतज़ामिया, अपने तमाम तर सरकारी अदारे और वसाइल उनको अक्रॉस दी बोर्ड लेवल प्लेइंग ग्राउंड के साथ जोड़ते हुए कहीं पे भी हुकूमती प्रेशर और हुकूमती अपने कैंडिडेट की सपोर्ट के साथ कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे ये तासुर हो कि हुकूमत ने इस इलेक्शन में कहीं कायदो ज़वाबित की खिलाफवर्जी की है। मैं ये चाहूँगी कि चौधरी साहब, चूँकि इनका एक बहुत अहम और कलीदी रोल रहा है इस इलेक्शन में और तंजीमी सतह पे इन्होंने एक हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है, मैं चाहूँगी कि ये आपको बताएं कि डस्के का इलेक्शन जो है वो असल है क्या, उसके पीछे कहानी क्या है और किरदार कौन से हैं जो नून लीग की जीत का बायस बने। चौधरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीडिया के दोस्तों, आपके सामने मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। मैं भी चंद लम्हे आपके लेना चाहता हूँ ताकि हम तारीख के सामने, पाकिस्तान की जमहूरी रवायत के सामने असल सूरत हाल आपके सामने रखें। और मैं पहला फिक्रा ये अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से 19 फरवरी को NA 175 डस्का के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और 10 अप्रैल को डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन जीत गया। पहली बात तो आप ये डॉक्टर साहिबा उनके बारे में बहुत अच्छे नाम और अलकाब लेती हैं। मैं उनके बारे में आपको बताया, मैं ऐसी कोई फिक्रा नहीं कहता, लेकिन मैं तारीख को दुरुस्त करने के लिए, जब नून लीग की हुकूमत का सूरज निस्फ निहार पे था और 4 दांगे आलम उनका डंका बजता था, हमने राजनपुर के अंदर, डेरा गाजी खान के अंदर, मुल्तान के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, मंडी ये हाफजाबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, लाहौर के अंदर और लोधरा के अंदर इनकी हुकूमत की मौजूदगी में इनको शिकस्त फाश दी थी, जबकि ये इलेक्शन की सुबह तक कारपेटिंग सड़कों की कराते रहते थे। सारा मीडिया इस बात का गवाह है। मैं सूबे का सदर था। ये जो मैंने आपके सामने अजला रखे हैं, ये इस बात की पूरी तारीख गवाह है कि हमने इनको शिकस्त फाश दी थी इनकी हुकूमतों के अंदर। उसके बाद कंपैरिजन करना चाहता हूं 2018 से सेंट्रल पंजाब के नताइज का। हमने PP 51 में वो सीट 32,000 वोटों से हारी थी, अब हमने 4800 वोटों से हारी। ये सीट हमने 41,000 वोट से हारी थी, अब हमने इलेक्शन कमीशन के कहने के मुताबिक चंद हजार वोटों से हारी है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी है। शिकस्त किसने खाई है? नून लीग ने खाई है, और उस शख्स ने शिकस्त खाई है जो भगोड़ा है, जो पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट के अंदर मुजरिम है, जो मफरूर है, जो इस मुल्क के लोगों के साथ, मैं शौरी तौर पे कह रहा हूं, गद्दारी करके गया है, झूठ बोलकर गया है, दगा देकर गया है, जो झूठा बीमार बन के यहां पे गया है। इस कौम के 22 करोड़ लोगों को उसने एक ऐसा झांसा दिया कि वो मरने वाला है। अदालतें हमसे पूछ रही थी कि ये कल तक जिंदा रहेगा कि नहीं जिंदा रहेगा, और आज 1 साल हो गया है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गया था। हुकूमत कहती थी इनको दौलत से बड़ी मोहब्बत है, 7 अरब रुपए की जमानत लो। आज 7 पैसे भी नहीं है। और यहां पर क्या अखलाक है
जो लोग नून लीग की तरफ से आगे मीडिया के सामने बात करते हैं, उनकी अखलाकी हैसियत क्या है? कोई सवाल करता है कि आप किसकी पैरवी के अंदर ये सारा निजाम चला रहे हैं? इसके अलावा मेरे दोस्तों, इस इंतखाब के अंदर मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो इसके शवाहिद पेश करेंगे। पहले इलेक्शन के बाद यहां पर दौलत का बेबहावा इस्तेमाल किया गया नून लीग की तरफ से, और जो इलेक्शन 19 फरवरी को हुआ था, 10 कम से कम एमएनए और एमपीए नून लीग के साबिक वफाकी और साबिक सूबाई गुजरा उस हलके के अंदर लफ्ज इससे भी ज्यादा सख्त होना चाहिए, दंदनाते फिर रहे थे, दरिंदों की तरह फिर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं मॉनिटरिंग ऑफिसर से, क्या किसी को तुमने नोटिस जारी किया? जब मैं 1:30 बजे रात के प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया, कितने एमएनए और एमपीए वहां पे नून लीग के बैठे थे? किसी को आपने शो कॉज जारी किया? हमारी तरफ से कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई हुकूमती फर्द उस हलके के अंदर 19 फरवरी के इलेक्शन और 10 अप्रैल के इलेक्शन के अंदर नहीं गया। लेकिन ये क्या वहां नहीं फिरते रहे? कितने नोटिस जारी किए उसको? मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं, मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि जब खुद नौशीन बीबी ने अपने दस्तखतों के साथ ये कहा कि 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया, फिर आसन इकबाल साहब, मैं पहली दफा उनका नाम मीडिया के अंदर ले रहा हूं, मेरे उनके साथ कुछ मरासिम है, मैं बचपन से उनकी तहरीर जानता हूं। 5:30 बजे जो लिखी हुई तहरीर है जिसके नीचे नौशीन के दस्तखत है, वो आसन इकबाल साहब की लिखी हुई तहरीर है। उन्होंने भी कहा, और ये कहा कि हमें ये रिजल्ट मिल गया है और इतना रिजल्ट उसको अलग रखा जाए। ये है इब्तदा, इसको कहते हैं कि आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी। यही केस लेके इलेक्शन कमीशन के पास गए। अब मैं उसके ऊपर जरूर आना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई है। कौन सी गोली को ये पता था कि इसने नून लीग के वोटर को डराना है? कौन सी गोली को पता था कि इसने पीटीआई के वोटर को डराना है? उसके बाद 2018 के अंदर पीटीआई ने 10,500 वोट दिया और इस दफा 12,000 वोट दिया, 11,000 वोट दिया। और आपको मैं बताऊं, 2018 में नून लीग ने शहर से 24,000 वोट लिया। मैं ये शहर की बात कर रहा हूं। और इस दफा उन्होंने 21,000 वोट लिया। कौन सा वोट डरा? क्यों ये कहा गया कि वोटर जो है वो उसके डरने की वजह से बाहर नहीं निकला? उसके बाद हमारा खून गिरा, हमारे एक कारकुन को शहीद किया गया, दूसरा आम शहरी इन्होंने वहां पे उसको शहीद किया। हमारे के लोगों को जामके के अंदर 3 के सर फटे, बाजू टूटा, हमारे ऊपर जुल्म हुआ। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किस चीज का नोटिस लिया? कहां थे रिटर्निंग अफसर? कहां थे डिप्टी रिटर्निंग अफसर? कहां थे इलेक्शन कमीशन साहब उस वक्त जब ये सारा 19 तारीख को ये सारा कुछ हो रहा था? फिर वो तो लेके गए थे 23 अपना पोलिंग स्टेशन की बात। और अगर वो इलेक्शन कमीशन है जो इस्लामाबाद में बैठा है, तो जो डस्का में बैठा था वो इलेक्शन कमीशन नहीं है। उसने तो सिर्फ कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन मुश्तबे हैं। आप बताइए मुझे, इस बात का कोई जवाब दे सकता है? आपने दूसरे दिन कनाइवेंस के साथ एप्लीकेशन दी कि सारा इलेक्शन होना चाहिए। यहां से इलेक्शन कमीशन का रोज शुरू होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये आपके सामने बात कर रहा हूं। कोई मुझे इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इसमें कनाइवेंस के नतीजे में 10 अप्रैल आई। हमारे वोटर को जितना डिप्रेस किया इलेक्शन कमीशन के फैसले ने, और उसके बाद दौलत का बेमहाबा इस्तेमाल किया गया। मैं आखिरी बात आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, हम मैदान में रहने वाले लोग हैं। हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, उसकी तंजीम ने बेस्ट एफर्ट की। हुकूमत की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता, और नून लीग का कोई इलेक्शन इनकी हुकूमत के अंदर कोई साबित नहीं कर सकता कि इन्होंने इंसानियत को भी अपने पेश नजर रखा हो। ये बदमाशों के जरिए, गुंडों के जरिए, दौलत के जरिए, थाने के जरिए, कचहरी के जरिए, और यानी
कौन सा ऐसा काम था ये जो नहीं किया करते थे? हमने तो 2 पैसे का आप साबित नहीं कर सके कोई तरक्याती काम किया हो। दोनों जो सीटें खाली हुई उस वक्त से लेकर आज इलेक्शन तक, इसलिए हमने फेयर इलेक्शन लड़ा, हमने इंप्रूव किया, ये गर्क हुए और इंशाअल्लाह ताला झूठ बोलने वाले गर्क होंगे। इसलिए कि तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी है, नून लीग पीछे आई है। सवाल डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अवामी का जिक्र आप लोगों ने किया है शिकस्त कि आप ये भी समझते कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो भी इसकी एक वजह है, क्योंकि वफाकी वजीर फवाद चौधरी का भी कहना है कि पार्टी के अंदर सभी दुरुस्त करने की जरूरत है और इस हवाले से पार्टी के अंदर बात करूंगा। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप कोई एक वाकया ऐसा बता दें कि हमारे कारकुनान ने एक सिमत में जोर न लगाया। हमने पूरी जांफशानी से काम किया और इंसानी एहसासात को हमेशा पेश नजर रखिए। कभी ऐसा नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब ने कहा बिल्कुल उसकी कोई तरदीद नहीं है, खूब से खूबतर की तलाश जारी रहनी चाहिए और तंजीम को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मजीद ऑर्गेनाइज होना चाहिए। माफिया का मुकाबला है हमारा कोई सियासी पार्टियों से मुकाबला हो तो हो। आपको तबकात मैं बताता हूं, 5 तबकात है आपके मुआशरे के अंदर मौसर, सब यूं करके जमा है। इमरान खान अकेला साफ सुथरा खड़ा है और ये सारे लोग उसके मद्दे मुकाबले हैं। क्या नहीं आपको पता चलता? सबको पता चलता है। एक नाम लूंगा तो आपको उसके नतीजे में और सवालात खड़े हो जाएंगे। नाम देने की जरूरत नहीं है। सियासत से लेके और निजाम अदल तक सब मिले हुए हैं। इधर कोई गिरफ्त करता है, उधर से वो फारिग हो जाता है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि क्या वजह है? डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, डॉक्टर साहब ये बता दें इस वक्त आप और इजाज चौधरी साहब दोनों का गुस्सा इलेक्शन कमीशन की तरफ है, बल्कि तोपों के रुख इलेक्शन कमीशन की तरफ है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा भी है और कहीं ना कहीं आके वो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट भी होती है। गवर्नमेंट जो है उसने उसकी बेहतरी के लिए काम करती है। बराह रास्त ठोस सबूत कौन से हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपके पास कि 10 के NA 75 के इलेक्शन कमीशन की इन बातों की वजह से खराब हुआ? देखिए, पहली बात तो जो चौधरी साहब ने बात की और आपका सवाल था उसमें PTI जो है वो एक जमात नहीं, एक तहरीक का नाम है और तहरीकों के अंदर किसी एक सीट पे हार जीत से वो तहरीकें ना खत्म होती हैं ना वहाँ अपने नजरिए से पीछे हटती हैं। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, देखिए हमारा जो कंसर्न है वो RO साहब से है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से है। उसके पीछे वजूहात क्या है? ना हमारी उनसे जाती दुश्मनी है, ना कोई जाती झगड़ा है, ना कोई उनके साथ हमारा इससे पहले कोई वास्ता रहा है। उनका जो अमल है वो मुतनाज़ा रहा है। उनकी जो शख्सियत है और उनका जो किरदार है उसके अंदर टिल्ट नजर आया और वो आजादाना मुनसफाना अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे। वो जो वजूहात आप पूछ रहे हैं, सबसे पहली वजह ये है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इलेक्शन हो रहा है, जिस दिन से इस इलेक्शन के अमल का आगाज हुआ, उनकी तैनाती जब यहाँ होती है और उनकी तैनाती आसन इकबाल के हल्के से होती है। आसन इकबाल के हल्के से जो एक ऐसा सुपरिटेंडेंट जो कि ऑफिशियली यहाँ अपॉइंट ही नहीं हुआ, उसको अनऑफिशियली वो अपने साथ लाते हैं। जितनी पोलिंग स्कीम बनती है वो हमारे मुखालिफिन के साथ मिलके ख्वाजा आसफ के हल्के से जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो प्रोफेसर हजरात हैं उनकी नून लीग के साथ मिली भगत से पिक एंड चूज करते हैं। वो 60 पोलिंग स्टेशन पे नून लीग अपनी मर्जी से वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात करती है। जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जिनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपनी मदद के लिए बुलाते हैं, साथ वो ख्वाजा साद रफीक के हल्के से लाहौर से जाते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ का जो इंचार्ज एजाहार हुआ है कोई अमले का शख्स जब हमारे सामने ये चीज यहाँ हो जाती है कि ये डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड नून लीगिए सपोर्टर है जिनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, तो हम उसी RO को एप्लीकेशन देते हैं कि इनकी जगह आप किसी न्यूट्रल स्टाफ की ड्यूटी लगा दें। इस पर उंगली उठ गई है,
हम नहीं समझते कि ये मुनसिफाना किरदार अदा करेंगे, तो वो जिद और हठधर्मी में एक भी शख्स को उस ड्यूटी से आगे पीछे नहीं करते। और वो ऐसे अफराद जो जिनको ये कहा गया कि आपने उंगलियां उठियां और उन्होंने लिख के दे दिया कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, और वो मजीद था कि नहीं आपने हर हाल में ड्यूटी करनी है। उनके रवैये ने हमें सोचने में मजबूर किया। जो इलेक्शन वाले दिन से लेके रात तक का जो पूरा प्रोसेस था वो मीडिया के सामने था। आरओ के दफ्तर में मैंने 4 इलेक्शन लड़े हैं। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा कि आरओ के पास फॉर्म 45 आ रहा हो और सिटिंग एमपी एमएलए उन फॉर्म्स की वीडियोस बना रहे हो, तस्वीरें खींच रहे हो और आरओ के दफ्तर में एमपी एमएलए बैठ के कुछ गपियां कर रहे हो और वो सारा रिजल्ट उनसे शेयर कर रहा हो। देखिए ये इनके अपने कवानीन की धज्जियां जो उधर उड़ाई गई, बखेरी गई, उसके बाद जब बार बार हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखिए ये गलत हो रहा है, इसको रोकें, वो हमारी किसी भी फरियाद को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जो वो लिख के भेजते हैं वहाँ पे 20 पोलिंग स्टेशन पे मीडिया में एक नैरेटिव चलता है, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। जब उनसे सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाता है कि बताएं आपसे पंजाब गवर्नमेंट ने तामन किया, कहते हैं मेरे साथ तो तामन किया, मुझे तो पंजाब गवर्नमेंट से कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द इलेक्शन कमीशन एंड आरओ, जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हाईजैक करके मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए कोशिश थे और वन साइडेड डिसीजन जो थे। देखिए हमें कतन भी उनकी तरफ हम उंगली ना उठाते अगर पैरेलल नोटिस नून लीग को भी जा रहे होते। जो भी हमारा कैंडिडेट ने अगर कहीं फ्लैक्स लगाई, उसने कहा जी इसमें इमरान खान की तस्वीर लगी है, इसमें उस्मान मुख्तार की तस्वीर लगी है, ये वायलेशन है। कई दर्जनों हमारे सपोर्टर्स ने 50,000 30,000 जुर्माने किए, जबकि नून लीग के कल उन्हीं पोलिंग स्टेशनों के बाहर अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ स्टीमर लगे हुए थे जो कायद और ज़वाबत के मुताबिक आपके पोलिंग स्टेशन की हदूद के बाहर कोई सियासी जमात अपना स्लोगन या कोई फ्लैक्स नहीं लगा सकती। उसमें क्या था कि महंगाई के खिलाफ इस हुकूमत को घर भेजने के लिए शेर बना के उस पर मोहर लगाई। और अगर मीडिया की नजरों से वो स्टीमर गुजरे होंगे, हर शहर की जो पोलिंग स्टेशन की दीवारें थी उन पे लगे हुए थे, तो तुरमाने किसने थे? वहाँ के आरओ ने। वहाँ एसओपीज का जिस तरह से आप हमें तो एक चैलेंज है, तो इलेक्शन एक प्रोसेस था, गुजर गया। हमारे सामने अगला चैलेंज क्या है कि इन आरओ साहब और इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद के साथ जो डस्का और सियालकोट में कोरोना अब जो है वो कॉन्टैक्ट कहने के एक दूसरे की सोशल डिस्टेंसिंग ना होने की वजह से पहला कल उसे मल्टीप्लाई होना है। और आज जो बदकिस्मती से लाहौर की सूरत हाल है, जो पंजाब की सूरत हाल है, बहुत अलार्मिंग है। और डस्का से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से सूबे में ये कल वाला जो एडवेंचर है उसके कोरोना के हवाले से इंतहाई मनफी किस्म के जो हमारे सामने इंडिकेटर्स आने वाले हैं, वो किसके हाथ पे, जिनके अपनों ने किसी ने वेंटिलेटर पे जाना है, किसी ने जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला होना है, वो किसके हाथ पे लहू तलाश करे, उसका जिम्मेदार आरओ है क्या इलेक्शन इलेक्शन कमीशन पे आपने चार्जशीट तो फ्रेम कर दी। इस हवाले से जो आपके पास एक आईनी और कानूनी ऑप्शन है कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्या उनको भी एक्सरसाइज करेंगे या इस हवाले से सिर्फ आप हकायक की निशानदेही करके खामोश हो जाएंगे? इसके हवाले से ये है कि कल अली असद वली साहब ने 2 एप्लीकेशन दी हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उसको परसू करेंगे। यानी बावजूद इसके कि उन्होंने नताइज को तस्लीम करके और जो जीतने वाली खातून ने उनको मुबारकबाद दी है, लेकिन हम तत्हीर के लिए, सफाई के लिए अपनी एप्लीकेशन को परसू करेंगे
जिस तरह दौलत का बेमहाबा इस्तेमाल हुआ ये नहीं हो सकता। जिस तरह वहां पर यानी कम से कम कल 10 MNA MPA अपने स्क्वाड और अपने मुसल्ला गार्ड लेकर हल्के के अंदर फिरते रहे, ये क्या इसके ऊपर खामोश रहेंगे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम उस एप्लीकेशन को परसू करें। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी 100 रिजर्वेशन हो सकती है, हो सकता है वो सारी ठीक हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस इलेक्शन के हारने से जो वर्कर हैं उनका मोराल भी डाउन हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वर्कर डाउन हुए हैं, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या आपके MNA MPAs हैं उनमें भी एक रिफ्ट देखने में आ रही है जहांगीर तरीन खान साहब की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि इस दौर में जबकि दोनों तरफ क्राइसिस है तो क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को देने चाहिए कि आवाम जो नाराज है वो भी मान जाए और वर्कर्स का मोराल जो है वो भी बहाल हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान का चाहने वाला है, इमरान खान से मोहब्बत करता है, उनके नजरिए के साथ खड़ा है, वो डट के खड़ा है और वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, और वो ये समझ रहा है कि इमरान खान का मुकाबला सियासी जमातों से नहीं माफियाज के साथ है, और इन माफियाज की जड़ें जो हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से हर हल्के में इन्होंने बनाई, आबियारी की और फिर उनको छतरी दी सरकारी अपने इक़्तिदार में, और उनको परवान चढ़ाया जो अब तनावार दरख्त बन के इस वक्त उनके कांटों से जहाँ पे हमारी अखलाकियात जख्मी हुई वहाँ साथ साथ हमारे मुआशी महाज पे भी चैलेंज है, और इन्हीं के दिए हुए जख्म है जिस पे इमरान खान मरहम रखने में मसरूफ़ अमल है। इस वक्त अभी मैं उस प्रोग्राम से आई हूँ जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इसी अवाम को महंगाई, भूख, अफलास से छुटकारा दिलाने के लिए कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आज इफ्तिताह किया है, आगाज किया है, और जिसके तहत जो है वो सलामी ट्रस्ट, पाकिस्तान बैतुल माल, हमारी एहसास प्रोग्राम और हुकूमत पंजाब ने मिल के जो सलामी ट्रस्ट के लाहौर और फैसलाबाद में जो ऑलरेडी स्पॉट थे उनके अंदर फर्दर एडिशन किया है, और जिसके तहत जो है वो 17 स्पॉट जो लाहौर में फिक्स स्पॉट हैं और 4 जो है वो मोबाइल वैन्स हैं, कंटेनर्स हैं, जिसके जरिए जो है वो 10,000 भूखों को मुस्तहिक नादार और अफलास का शिकार जो पिसे हुए हमारे मेहनत कश मजदूर हैं उनको हुकूमत खाना देने जा रही है, और 2 वक्त का खाना जो है वो मोबाइल 4 कंटेनर्स के जरिए मुख्तलिफ उन कच्ची आबादियों में और अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज में जाके वो खाने के पैकेट तकसीम किए जाएंगे। फैसलाबाद के अंदर भी इस अमल का आगाज कर दिया गया है, और टारगेट ये है कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में हर गांव तक जाए, हर किसी भी कम्युनिटी तक जाए, ताकि जो नॉन अफोर्डिंग तबका है उसको हम सपोर्ट दें, और रियासत मदीना के अंदर भूखे को खाना खिलाना, मस्कीन की आओ बका को सुनना और उसकी सरपरस्ती करना, ये सुन्नत नबी भी है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में PTI अपना फलाही जो मिशन है उससे पीछे नहीं हटता। जो दूसरा पार्ट आपका तरीन साहब का था, देखें PTI कोई रीजनल जमात नहीं है, बाकी तमाम जमातें जो हैं वो रीजनल जब पार्टीज बन गई हैं। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में साबित हो गया कि वो सिर्फ सिंध की जमात और वो भी रूरल सिंध की जमात बन गई है। जो आपकी PMLN है वो आपने देख लिया कि पंजाब के अंदर भी चंद रीजन की जमात बन गई है। वाहिद PTI वो जमात है जिसने KP के बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से सेनेट में सीटें लेके एक वफाकी जमात का सेरा अपने सर पे सजाया। इतनी बड़ी जमात का जो लैंडस्केप जब आता है उसके अंदर जो है वो गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात भी आते हैं, और ये जमहूरी जमात है, इसके अंदर जमहूरी रवैये हैं, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, हर शख्स को अपनी बात करने का, आवाज़ उठाने का हक है। तो जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ
उनके बयानिया के साथ खड़े हुए हैं, वो जहांगीर तरीन के साथ और इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन इमरान खान सब के साथ खड़े हैं और वो पीटीआई के साथ खड़े हैं। पीटीआई के अंदर से हमें जो एक खानदान के फर्द होते हुए गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया की स्क्रीन पे जा रहे हैं, वो नहीं जाने चाहिए। और घर के मसाइल जो हैं घर की सतह पे बैठ के हमें तय करने हैं, और उसके लिए मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो पार्टी के एल्डर्स हैं वो इस हवाले से कोई ना कोई एक रिकन्सिलिएशन फोरम बनाएंगे, जिसके तहत जो है वो उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। लेकिन इमरान खान का जो पैगाम है कि नो वन इज अबव द लॉ, रियासत मदीना में अपने और पराए में कोई तफरीक नहीं है, और हुक्म जो है वो जवाब दे आवाम को। और हमारी जमात के अंदर भी अगर कोई किसी की तरफ उंगली है तो पार्टी उसको जवाबदेह बनाती है। हाँ, अगर वो बेगुनाह है, अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और उनके जायज तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो पार्टी को वो भी सुनने हैं, ताकि ये एक क्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है और जो नजरिया है वो भी आगे बढ़ता जाए, और उसके साथ साथ पार्टी के अंदर जो हमें मिल बैठ के गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी को मौका मिल जाए। आपने जो बात की है उसमें बड़ी फर्क है। जो जहांगीर खान तरीन की पहले 9 थे, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, अब 40 के करीब पहुंच गए। उनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो आजाद जीत के आए थे, और जो पार्टी वर्कर है वो तशद्दुद का शिकार है, वो इससे इज़हार यकजहती करे ना करे, किधर जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने एक दरखास्त भी लिखी प्राइम मिनिस्टर को, क्या आपके इल्म में है उस जवाब का जवाब क्या है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से? उन्हें मुलाकात का टाइम दिया गया है? चौधरी साहब इसका जवाब देंगे। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मेरा ख्याल है कि एक उसूली बात डॉक्टर साहबा ने कह दी है, मैं जो करूँगा वो रेपिटेशन ही होगी। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि जो निज़ाम एहतसाब चल रहा है उसके सामने अपने और पराये की कोई तखसीस नहीं है। तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा इस निज़ाम से गुजर चुके हैं, और उनके साथ भी साथी जो थे तहरीक इंसाफ के, वो जाके इज़हार यकजहती करते रहे हैं। इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वो यानी जहांगीर तरीन साहब पार्टी का हिस्सा है, उन्हें एक निज़ाम से गुजरना है, इंशाअल्लाह ताला वो गुजर जाएंगे और आप सबके खदशात भी दूर हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये सारी सूरत हाल है, वो इंशाअल्लाह ताला इसका भी मुस्बत नोटिस लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि डस्का इलेक्शन में इससे कबल भी जो 2-3 जंगी इलेक्शन हुए उसमें हुकूमत को शिकस्त हुई, तो आप ये नहीं समझते कि महंगाई ही इसकी वजह हो सकती है? आप लोग हकीकत से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद इस बात को तस्लीम करते रहे कि हुकूमत को अपोजिशन से ज़्यादा महंगाई से रखा है, तो महंगाई जो है वो आवाम के लिए दर्दसर बन गई है। देखिए, ये तो कोई इनकार कर नहीं सकता कि जो लूटी लंगड़ी उखड़ी हुई सांसों वाली वेंटिलेटर पे पड़ी मईशत ये हमें दे के गए थे, और जिस सूबे में हम बैठे हुए हैं 1200 अरब का यहाँ पे ओवरड्राफ्टिंग बिल था, इसको बैंक करप्ट करके गए थे, जिनको आज अवाम का दर्द चैन नहीं लेने दे रहा। इनके दिए हुए ये जख्म है, उन पर मरहम पट्टी जारी है। लेकिन हमारे सामने जो चैलेंज है, हाँ, महंगाई का, वज़ीर आज़म की क़यादत में परसों जब वो इधर आए तो उन्होंने जो बेशतर वक्त यहाँ गुजारा वो महंगाई के इशू को डिस्कस करने में गुजारा। मुझे ये बता दें कि ये जितने भी अवाम के मोहब्बत में दीवाने हुए फिर रहे हैं, इनसे पूछें कि इनकी कई बार हुकूमतें रहीं, आज तक इनमें से किसी की हुकूमत को ये एजाज़ हासिल हुआ कि चीनी की कीमत को फिक्स कर दें? ये मुश्किल काम भी वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इस हुकूमत ने किया। इसी तरह आज हमने 80 रुपए चीनी की एक्स मिल और 85 रुपए रिटेल प्राइस फिक्स की है। इसके साथ साथ हम रमजान बाजारों में सब्सिडी दे के 65 रुपए में चीनी फराहम करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ सहूलत बाजारों में ईद के बाद भी हम जो बुनियादी हमारी आवाम की ज़रूरियात हैं
उसमें रिलीफ दे रहे हैं। आटे के अंदर जो सब्सिडी दी गई है, आपको ये जान के खुशी होगी कि घी और पोल्ट्री और दालें, ये आम बंदे की जरूरत है। यहाँ पे आपको पता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक शाही खानदान का अजीम सपूत जो है वो व्हाट्सएप पे पोल्ट्री के रेट जो है सेट करता है, और व्हाट्सएप पे वो पोल्ट्री के उस रेट को पूरी मार्केट में फिर लागू किया जाता है। हुकूमत इस सनत के अंदर भी, इस सेक्टर के अंदर भी डंडा लेके घूमने लगी है, ये जानने के लिए कि जो जायज उनकी प्रोडक्शन कास्ट है वो क्या है, और जो अवाम तक उस पोल्ट्री को पहुंचाने तक का मिडिल मैन का मुनाफा है वो क्या है, और अवाम को उस अजाब से निजात दिलाने के लिए इस प्रोसेस को भी हम गंगालने जा रहे हैं। दूसरा, जो घी हर शख्स और हर घर की जरूरत है, उस घी के अंदर जुड़ा जो माफिया है उसको भी हम बेनकाब करने जा रहे हैं। वजीर आजम ने परसों की मीटिंग में जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, क्योंकि आपका एडिबल ऑयल सारा इंपोर्ट होता है, आपकी जो घी मिल्स हैं उनको भी हदायत दी है वजीर आला उस्मान बुज़दार को और मुतल्लिका महकमों को कि इनके लिए इनके हवाले से डाटा इकट्ठा करें और ये देखें कि जो इंपोर्टर्स हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में वो कीमतें बढ़ती हैं तो वन स्ट्रोक ऑफ पेन से वो कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में वो कीमतें कम होती हैं, आज तक वो फायदा जो है हमारे साइल को ट्रांसफर नहीं हो सका। उसके पीछे क्या रीजन है, वो अगला हमारा टारगेट जो है उस महंगाई के साथ जुड़ा ये जो 5 कमोडिटीज हैं, इनके लिए एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाना, एक स्ट्रेटेजी बनाना और वंस नहीं फॉरएवर के लिए एक फार्मूला तय करना कि अवाम इन लुटेरों के शिकंजों से कैसे आजाद कराए जाए और कैसे इन माफियाज को कटेल करके अवाम की जो बुनियादी अशिया है उन तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जाए। आखिर में उमर फारूक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी ये सिर्फ एक इलेक्शन हुआ है जिसके रिजल्ट सामने आए और आपको रिजर्वेशन सामने आई है इलेक्शन कमीशन पर, अगर इसको आप थोड़ा जरा बिगर पिक्चर में देखें, 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें भी इलेक्शन कमीशन का रोल अगर ऐसे ही रहता है बकौल आपके वहाँ बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन आएंगी, तो अभी ये जो आपके पास अरसा रह गया बाकी हुकूमत का, इसमें हुकूमत क्या अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकती है ताकि इस इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है इसको रिफाइन किया जा सके? सबसे पहली तो बात यह है कि हमारा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एजेंडा है, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वो पार्लिमानी जो कमेटी बन के उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और बायोमेट्रिक्स, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, ये वो वाहिद फार्मूले हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ जोड़ते हुए इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। वहाँ से शख्सियात का रोल माइनस होगा और टेक्नोलॉजी जो है शख्सियात को रिप्लेस करेगी। तो ये एक वाहिद फार्मूला और रेसिपी है कि हम उन अदारों के अंदर जहाँ जहाँ नून लीग की वाकियात बैठी हैं और उनके मुर्दा गोड़ों में जान डालती रहती हैं, उनका सफाया सिर्फ टेक्नोलॉजी से हो सकता है। आइन और कानून की ताकत से अपने इन अदारों को ताकतवर बनाएंगे और इंशाल्लाह इमरान खान ने जो कौम से आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन का वादा किया वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। बड़ी